नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, निदेशक वेदांता आईएएस पटना। आज हम ओशनोग्राफी का ओशन करंट जो है, जलधारा जो है, उसको हमने एक हैंडविल में कॉन्सेप्ट के साथ उसको हमने डिज़ाइन किया है, ताकि हैंडविल जो लोग लेते हैं वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना करें। और यदि आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका दरोगा का और बीपीएससी पीटी का इसी से आपके प्रश्न रहेंगे। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। और थोड़ा सा यदि समझ लेते हैं तो यूपीएससी से संबंधित जो भी जलधारा से प्रश्न आते हैं, नेट जेआरएफ में आते हैं, तो वह भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। और एकदम सारा कॉन्सेप्ट हम इसमें रखने का प्रयास कर दिए। अब है कि इसको यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जैसे जलधारा की उत्पत्ति का कारक है, तो इसमें हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। एक है पृथ्वी के ज्यामितीय कारक, जिसके अंतर्गत पृथ्वी का घूर्णन और गुरुत्वाकर्षण बल आता है। दूसरा है वायुमंडलीय कारक, जिसमें आपको वायु की दिशा, वर्षा, ये सब चीज़ें आती हैं। और समुद्री जल से संबंधित कारक है तीसरा, जिसके अंतर्गत आपको लवणता, घनत्व, ये सब चीज़ें आती हैं। अब है कि इसको हम दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे उच्च तापमान से आपको जलधारा जो बहेगी निम्न तापमान की ओर जाएगी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जलधारा या जल कहीं भी बहती है तो उसको बहने के लिए ग्रेडियंट चाहिए, ढलान चाहिए, चाहे नदी का हो, समुद्र का हो। तो समुद्र में कैसे हम समझ पाएंगे कि कहाँ ढलान कैसे है? तो आप देखिए कि जैसे कि मान लिया कि आप चाय को उबालते हैं, तो जहाँ पर तापमान अधिक लगता है तो वहाँ उसका जो जल स्तर है वो ऊपर की ओर जाता है दूध का, और जिस ओर तापमान कम होता है वो वहाँ से नीचे की ओर वो दूध का जो उबलता हुआ है वो नीचे की ओर बैठता है। आप इसको देख सकते हैं कि जहाँ पर आप कड़ाह, कुलसार वगैरह में जाते हैं, तो जब मिठा को आप कचरस, जब गन्ने की रस उबल रहा होता है, तो जहाँ पर तापमान रहता है वहाँ ऊपर की ओर जाता है खोलता हुआ, और जिस ओर तापमान कम रहता है उस ओर ऐसे वो उसका बहाव होता है। यानी कि एक स्थान से जल दूसरे स्थान तक तभी जाएगी जब उसमें ग्रेडियंट आएगा, ढलान आएगा। तो जलधारा जो ओशन में, समुद्र में जो जलधाराएं बहती हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो कारक है, ये हम 3 रूपों में बांट करके अध्ययन किए। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ का जल स्तर उठेगा, और जिधर तापमान कम होगा वो दबा हुआ जल स्तर रहेगा। तो अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर वो जल बहेगी, जलधारा बहेगी। इसी प्रकार से यदि जहाँ पर तापमान उच्च है तो वहाँ का वायुदाब कैसा होगा? तो वहाँ का वायुदाब निम्न होगा। तो निम्न वायुदाब से कहाँ जाएगी जलधारा? तो उच्च वायुदाब की ओर जाएगी। अब जहाँ पर वायुदाब निम्न है तो वहाँ का जल स्तर भी क्या रहेगा? उठा हुआ रहेगा। तो उठा हुआ जल स्तर से दबा हुआ जल स्तर की ओर जलधाराएं बहेगी। इसके बाद लवणता यदि हम देखते हैं तो जहाँ पर कम लवणता रहेगा वहाँ का जल स्तर क्या रहेगा? उठा हुआ रहेगा, वहाँ का तापमान भी अधिक रहेगा। और जहाँ पर लवणता अधिक है तो वो दबा हुआ रहेगा, पतला रहेगा, तो वो कम लवणता से अधिक लवणता की ओर जाएगी। लवणता जहाँ कम है वहाँ पर घनत्व कैसा होगा? तो घनत्व भी कम होगा। तो कम घनत्व से कहाँ जाएगा? उच्च घनत्व की ओर, अपेक्षाकृत जो उच्च घनत्व होगा उस ओर जलधाराएं बहेगी। फिर जहाँ पर अधिक वर्षा हो रही है वहाँ पर भी जल का जो मोटाई है, जो जल स्तर है, उठा हुआ रहेगा। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर जाएगी। अब देखिए, जहाँ पर घनत्व की यदि बात कर रहे हैं तो जहाँ पर खुले सागर होंगी तो खुले सागर का जो लवणता होता है वह कम होता है अपेक्षाकृत बंद सागर के अपेक्षाकृत। तो खुले सागर या खुले खाड़ी से बंद जो खाड़ी होगी, बंद सागर होगी, उस ओर जलधाराएं बहेगी। तो इसको हम इस तरह से हम कोरिलेट भी यहाँ पर किए हैं। आप इसको देखिए, यहाँ पर हमने कोरिलेट किया है। जहाँ पर उच्च तापमान है तो वहाँ पर वायुदाब निम्न होगा, यानी कि जहाँ निम्न वायुदाब होगा वहाँ का तापमान उच्च होगा। जब ऐसा होगा, निम्न वायुदाब होगा, तो जल स्तर क्या होगा? उठा हुआ होगा। जल स्तर उठा हुआ है तो कम लवणता वाला क्षेत्र होगा। कम लवणता वाला क्षेत्र है यानी कि वर्षा वहाँ भी अधिक हो रही है या ताजे जल वहाँ मिल रहे हैं। और जहाँ पर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है घनत्व उसका कम होगा, और ये इस तरह से बहेगा उच्च तापमान से
निम्न तापमान की ओर, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर, उठा हुआ जल स्तर से दबा हुआ जल स्तर, कम लवणता से अधिक लवणता की ओर, अधिक वर्षा क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर, और कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर। इसके अलावा जो है वायु की दिशा, जिस ओर हवा जाएगी उस ओर जल को अपने साथ बहा करके ले जाएगा। इसके साथ उच्चावाच, कोई द्वीपों की अवस्थिति आ गई हो या तटीय प्रभाव है तो वह भी जल के मार्ग को संशोधित करते हैं, वह जल के बहाव को परिमार्जित करती है। तो इस प्रकार से जलधारा की उत्पत्ति के हम लोगों ने कारक को समझने का प्रयास किया और जल कहाँ से किस ओर जाएगी उसको समझने का प्रयास किया। इसी चीज को हमने यहाँ पर एक मानचित्र दे दिया है। इसमें देखिए ये एक चित्र बना दिया है वैश्विक समुद्र का, और उसमें सारे जलधाराओं को हमने दिखाने का प्रयास किया। इसमें जो डॉट डॉट करके जो जलधाराएं हैं वह ठंडी जलधाराएं हैं, और जो सीधे लाइन में है वह गर्म जलधाराएं हैं। अब है कि जो ऊपर से यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र से जो विषुवत रेखा की ओर आ रही है, यानी कि उच्च अक्षांश से जो निम्न अक्षांश की ओर आ रही है वो सारे ठंडी जलधाराएं हैं, और जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है यानी कि जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है वो गर्म जलधाराएं हैं। अब है कि इसको हमको एटलस में या इस चित्र में भी इस एकदम साफ इसमें आया है, अच्छा से फिगर कवर किया गया है, इसमें भी आप देख करके जलधाराओं को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब है कि इसमें आप देखिएगा कि अब ये जलधाराएं जब हम समझ लिए हैं तो इसका तटीय जलवायु पर क्या प्रभाव है। तो तटीय जलवायु पर प्रभाव को भी हम जलधाराओं के उत्पत्ति के कारण और कौन सी जलधारा है, किस प्रकार की जलधारा है, गर्म है या ठंडी, उसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कनारी का। देखिए कनारी यहाँ पर है, यहाँ पर कनारी है, यहाँ पर यानी कि स्पेन के नीचे और उत्तर पश्चिम अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर कनारी जलधारा बह रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जब कनारी जलधारा बह रही है तो यह ठंडी जलधारा है, और ठंडी जलधारा होने के कारण ये तटीय क्षेत्र को, ये वाला क्षेत्र को, अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को यह काफ़ी ठंडा कर देता है। स्थल का भाग जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होता है, तो ये तटीय क्षेत्र को काफ़ी ठंडा कर देता है। ठंड होने के कारण यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण होता है, इसके अपेक्षा इधर लो प्रेशर का निर्माण होता है, और यहाँ से हवाएं, स्थल से हवाएं समुद्र की ओर चलने लगती है, इसलिए समुद्री हवाओं का प्रवेश यहाँ नहीं हो पाता है, इसलिए यह मरुस्थल का क्षेत्र बन जाता है। तो हर महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारा है 25 से 35-40 डिग्री वाले क्षेत्रों में, अक्षांशीय क्षेत्रों में, यहाँ पर आपका मरुस्थल का निर्माण हुआ है। क्योंकि यह क्षेत्र आपको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का भी क्षेत्र है, तो इसलिए स्थल भाग से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। तो यहाँ पर किसी भी रूप से आपका समुद्र का जो पानी, समुद्र का जो हवाएं हैं, जो मॉइस्चर भरी हवाएं हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाती है, और वहाँ पर मरुस्थल का निर्माण होता है। तो और कनारी जलधारा का निर्माण भी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के कारण हुआ। जब वह आगे की ओर बढ़ती है तो नीचे का जल ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला जल को आगे की ओर धकेलती है, और नीचे का जल ऊपर आ जाता है, वो जो बहती है वही कनारी जलधारा है, जिसको अपवेलिंग के कारण, अपवेलिंग सिद्धांत के कारण वो जलधारा क्रिएट होती है। इसी प्रकार आप देखिएगा और समझिए कि यहाँ हेटरस द्वीप से लेकर के न्यू फोनलैंड तक ये जो जलधारा चल रही है, ये आपको गल्फ स्ट्रीम है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा है। और ये गर्म जलधारा होने के कारण ये तटीय क्षेत्र को काफी गर्म कर देती है। यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है स्थलीय भाग में, और यहाँ से समुद्री भाग जो है हाई प्रेशर का जोन बनता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं चलती है, समुद्री हवा चलने के कारण इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। तो और यही जलधारा गल्फ स्ट्रीम आगे आपको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है, और आगे चल करके नॉर्वेजियन जलधारा होती है, और बर्फीले क्षेत्रों में उसको पिघला देती है, वहाँ का मौसम को सुहावना बना देता है। इस प्रकार से फिर ये नीचे, यही भाग नीचे की ओर कनारी, और फिर यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक उत्तरी इक्वेटोरियल जो करंट है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा इसका अंग बन जाती है, और एक गायर पूरा करता है, और बीच का जल शांत रहता है, जिसको हम लोग सारगैसो कहते हैं। इस प्रकार से एक चक्र पूरा कर लेता है। तो और बाकी इसी ढंग से सारे जलधाराओं को हम लोग नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इसके बाद हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के जलधाराओं को हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं, और उसके तटीय जलवायु पर क्या प्रभाव है इसको भी हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस हैंडविल को डिजाइन किया है ताकि यह बर्बाद ना हो, और इसको एक बार यदि समझ जाए तो अच्छे आपको
अच्छे से आपको इस यहाँ से अंक मिलने की संभावना रहेगी जो जलधारा से आपके प्रश्न रहेंगे। तो ज्योग्राफी का ये सब टॉपिक अमूमन टफ माना जाता है, लेकिन टफ होता नहीं। ज्योग्राफी काफ़ी कॉन्सेप्ट का चीज़ है और इसको यदि अच्छे गुरु के सानिध्य में पढ़ा जाए, समझा जाए तो काफ़ी बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बिल्ड हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो वह आपका अपना हो जाता है। जैसे इसमें ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, ज्योग्राफिकल थॉट है, ये सब जो चैप्टर है, कार्टोग्राफी वगैरह, ये सब सारे चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यदि वह आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कहीं से भी सब दिन के लिए अपना हो जाता है और बेहतर हो जाता है। आप अच्छे अंक, आपका प्रश्न नहीं छूटेंगे, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू में कोई प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो अच्छे से पढ़ें, सच्चे से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। कहीं समस्या हो तो अवश्य पूछें। नमस्कार।